नमस्ते बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड विलियन, और इसका हम पार्ट नंबर 5 पांचवा भाग देखेंगे। इससे पहले आपने सान्द्रता की कुछ इकाइयां देख ली हैं कि सान्द्रता की कौन कौन सी इकाइयां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। अगला जो अपना टॉपिक चलेगा यहाँ पर वो है विलयता। विलयता ये टॉपिक चलेगा नया। अब देखो विलयता किसे कहते हैं, विलयता होती क्या है, तो इसके बारे में आप ये कह सकते हैं। विलयता की जो परिभाषा हम बताएंगे यहाँ पर कि एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम द्रव विलायक कह दो आप, द्रव विलायक में एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस विलय की ठोस विलय की विलय की अधिकतम घुलनशील मात्रा अधिकतम घुलनशील घुलनशील मात्रा मात्रा को उसकी विलयता कहते हैं। अधिकतम घुलनशील मात्रा उसकी ठोस की क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। तो ये विलयता की हम परिभाषा यहाँ बता सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम लेंगे अपना जो विलयता के अंतर्गत आएगा पहला बिंदु, और पहला बिंदु है ठोसों की द्रवों में ठोसों की द्रवों में विलयता विलयता। देखिए इस टॉपिक को हमें यहाँ समझाना है कि ठोसों की द्रवों में विलयता। एक तो आपको बताना है कि भी इसका अर्थ क्या होता है, ठोसों की द्रवों में विलयता, इसका अर्थ आपको बताना है। और इसके बाद में ठोसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों का आपको यहाँ अध्ययन करना है। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि ठोसों की द्रवों में विलयता से क्या तात्पर्य है। तो आप ये कहोगे कि एक ठोस विलय है, कोई भी एक ठोस विलय है, ठीक है, ये एक द्रव विलायक में घुला हुआ है, विलायक है इसमें घुला हुआ है। विलय तो है ठोस और विलायक कैसा है, द्रव है। एक ठोस विलय किसी द्रव विलायक में घुला हुआ है तो इसे ही ठोसों की द्रवों में विलयता कहते हैं। तो जब एक ठोस विलय को किसी द्रव विलायक में घोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा विलयन। तो इसका अर्थ ये है, जो यहाँ मैंने टॉपिक लिखा, इस टॉपिक का मूल अर्थ ये होता है कि एक ठोस विलय जब एक द्रव विलायक में घुला हो तो इसे ही ठोसों की द्रवों में विलयता कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि विलयता को कौन कौन से कारक यहाँ प्रभावित करेंगे। तो टॉपिक अपना आगे इसी में है, ठोसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को यहाँ हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से जो कारक हैं जो ठोसों की विलयता को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 कारकों का अध्ययन करेंगे भी। 3 कारक हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, और जो प्रश्न बनता है अपना बोर्ड में वो इन्हीं कारकों में से प्रश्न बनता है कि कौन सा कारक प्रभावित करेगा विलयता को, कौन कौन से कारक विलयता को प्रभावित करते हैं, समझाइए। तो देखो यहाँ हम एक तो कारक लेंगे विलय तथा विलायक की प्रकृति। एक तो ये कारक, इसका अध्ययन किया जाएगा, ये विलयता को प्रभावित करेगा। एक सेकंड नंबर का जो कारक है
वो हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, सेकंड कारक। और तीसरा जो कारक हम यहां पढ़ेंगे वो होगा दाब का प्रभाव। तो तीन कारक प्रभावित करते हैं ठोसों की द्रव्यों में विलयता को। पहला कारक देखेंगे हम विलय तथा विलायक की प्रकृति। देखो, इसके अंतर्गत आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है या समान समान में घुलता है। यानी दोनों की प्रकृति, विलय की और विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर प्रकृति अलग अलग होती है, अगर प्रकृति अलग अलग होती है तो विलयता ये भी प्रभावित होती है। कैसे? जैसे कोई भी ध्रुवीय है, ध्रुवीय या आयनिक ठोस, ध्रुवीय या आयनिक ठोस है, ये ध्रुवीय विलायकों में, किसमें? ध्रुवीय विलायक, इसमें अधिक घुलनशील होते हैं। यानी ध्रुवीय या आयनिक ठोसों की विलयता ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा होती है। जैसे हम बात कर ले, NaCl है अपना, ये आयनिक ठोस है। KCl है, KCl है, KNO3 है, ठीक है, KCl है, KNO3 है, ये आयनिक ठोस है और ये ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होंगी। जैसे ध्रुवीय विलायक हम बात करते हैं जल, H2O की बात करते हैं, तो इनकी विलयता जल में अधिक होगी, जल में अधिक घुलनशील होगी। अगर इन्हीं को हम बेंजीन में घोलते हैं, अगर इन्हीं को बेंजीन में घोलते हैं तो इनकी विलयता बेंजीन में क्या हो जाएगी? भी बेंजीन में कम हो जाएगी। कहने का मतलब बेंजीन कैसा है? बेंजीन यहाँ अध्रुवीय है। बेंजीन कैसा है? अध्रुवीय है। इसलिए NaCl, KCl, KNO3 इनकी विलयता बेंजीन में कम होती है। तो पहला कारक तो यहाँ ये हो गया कि समान समान को बोलता है, ध्रुवीय या आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील है। जैसे आप एग्जांपल देकर बता सकते हैं, NaCl, KCl, KNO3 ये आयनिक ठोस हैं और इनकी जो विलयता है वो जल में अधिक होती है क्योंकि जल ध्रुवीय विलायक है। बेंजीन में इनकी विलयता कम होती है क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। इसी के साथ जैसे हम बात करते हैं आयोडीन है, सल्फर है, ये ठोस है, आयोडीन, सल्फर, ठीक है, CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, जैसे आयोडीन है, S8 है, सल्फर है, ये कैसे होते हैं? ये अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं और इनकी जो विलयता है अध्रुवीय है, इनकी विलयता अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय अध्रुवीय विलायक इनमें ज्यादा होती है। जैसे बेंजीन है तो ये इनकी इन ठोसों की विलयता बेंजीन में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो पहला कारक तो यहां मैं विलय और विलायक की प्रकृति के बारे में समझाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कारक नंबर 2 की, जो कि है ताप का प्रभाव। देखिए, ताप का क्या प्रभाव होता है? सामान्यतः हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर ठोसों की जो विलयता है, ताप बढ़ाने पर ठोसों की विलयता क्या होगी? बढ़ जाती है। और ताप कम होता है तो ठोसों की विलयता भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ला सेतेलिए के नियम अनुसार, ला सेतेलिए ने एक नियम दिया था कि डेल एच लेस ये ग्रेटर देन है 0, यानी ये संबंध होता है। तो पदार्थ है, इसको जल में घोलने पर या विलायक में घोलने पर ऊष्मा ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। ध्यान देना, अगर ये संबंध है किसी ठोस के लिए, हम बात कर रहे हैं नंबर 2 ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव सेकंड जो कारक है उसकी बात कर रहे हैं हम।
तो लासेटली ने बताया था कि यदि ये संबंध है, डेल एच है, इसका मान 0 से ज्यादा है, तो ठोस को विलायक में घोलने पर ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित हो जाएगी। ऐसे पदार्थ ऊष्मा शोषी पदार्थ कहलाएंगे। जैसे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, ये ऊष्मा क्षेपी है। KCl है, AgNO3 है, KCl AgNO3 है, ठीक है। और इसके अलावा आप बता सकते हैं NaNO3 है, NaNO3 है और Ki है। ये होते हैं अपने पदार्थ ऊष्मा ऊष्मा शोषी होते हैं। ये पदार्थ क्या है, ऊष्मा शोषी है। अगर इनको हम जल में घोलते हैं, देखो विलायक यहाँ क्या है, जल, जल में घोलते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होगी और ताप बढ़ाएंगे। अगर ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लासेटले के नियम अनुसार हम एक ठोसों के लिए ये व्याख्या कर सकते हैं कि ऊष्मा शोषी पदार्थ यदि है तो ताप बढ़ाने पर उसकी जल में विलयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सेकंड संबंध ये बताया गया है कि जब डेल एच ये 0 से क्या है, कम है, तब पदार्थ ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी होता है या ऊष्मा का क्या करता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। जब ये संबंध होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। और जैसे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। लिथियम सल्फेट है, Li2SO4, लिथियम सल्फेट है। एक हम बता सकते हैं कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट है। ये पदार्थ हैं, ये होते हैं ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी होता है। अगर इनको जल में घोलेंगे और ताप बढ़ा देंगे तो इनकी जल में विलयता क्या होगी, घट जाएगी। अर्थात यदि विलय, ठोस विलय ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है, और ठोस विलय ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये ताप का प्रभाव इस तरीके से आपको समझाना है कि ऊष्मा शोषी पदार्थ है विलय, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाने पर। ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अपना संबंधी हो गया है। इसके बाद में देखो एक हम बात करेंगे, यहाँ नोट की बात करेंगे। देखो यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है नोट में, और वो नोट क्या है, ध्यान दीजिए। नोट एक लवण है जिसको हम कहते हैं ग्लूबर, ग्लूबर लवण। क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार तो इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, ग्लूबर लवण का फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला इसका बनता है Na2SO4 10H2, ये होता है अपना ग्लूबर लवण। एक तो प्रश्न ही हो गया। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, देखो प्रश्न को सुनना पहले, कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान देना, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लूबर लवण की विलयता, जल में विलयता बढ़ती है, जबकि इससे अधिक ताप बढ़ाते हैं तो जल में विलयता घट जाती है। कारण बताओ। तो देखिए क्या कारण बताना हमें, ध्यान देना। ग्लूबर लवण की जल में विलयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, तक बढ़ती है, तथा इससे अधिक ताप बढ़ाने पर, तथा इससे अधिक मतलब 32.4 से अधिक
ताप बढ़ाने पर विलयता घट जाती है, क्योंकि 32.4 डिग्री से अधिक ताप बढ़ाने पर इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल ये पृथक हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए इसकी विलयता क्या होती है, जल में घट जाती है। तो ये आपको इसका कारण बताना है। क्या कारण है कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लूबल लवण की विलयता जल में बढ़ती है, जबकि 32.4 से अधिक ताप बढ़ाने पर इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल के पृथक हो जाने के कारण विलयता का मान घट जाता है। तो इस तरीके से ये एक ताप का प्रभाव हो गया है, एक मैंने आपको यहां नोट बता दिया है। तीसरा कारक है दाब का प्रभाव। देखिए दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लीजिए, ध्यान देना भी। दाब तो हम ये कहेंगे ठोसों की द्रव्यों में विलयता पर, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ठोस अत्यधिक असंपीड़ित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ठोसों की द्रव्यों में विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक टॉपिक अपना ये कंप्लीट हो गया है, ठोसों की द्रव्यों में विलयता क्या है, अर्थ आपको बताया मैंने, और प्रभावित करने वाले 3 कारकों का अध्ययन हमने किया है। आगे हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्यों में विलयता।